So hi my dear NEET aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों इस सेशन में मैं बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराऊंगा। ये लगभग 12 मार्क्स का केमिस्ट्री में आता है। काफ़ी स्कोरिंग हो गया फिर 12 मार्क्स अगर हम नीट के पेपर में देखें। प्लस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ये रहता है क्योंकि फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, इसलिए काफ़ी कंफ्यूजन इसमें आ जाती है। तो इस सेशन को आप एंड तक देखो। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना चाहते हो प्लस देखना चाहते हो कि एनसीईआरटी के किस पेज से वो क्वेश्चंस को उठा के रखा गया, मैं इसमें जो भी पीवाईक्यू कराऊंगा अगर उसका एनसीईआरटी में जरा सा भी रेफरेंस है या फिर वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी से है तो एनसीईआरटी की वो क्लिपिंग भी मैं इस सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसे आप जरूर देखें एंड तक अगर आप एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस और थर्मोडायनेमिक्स के कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उनको जानना चाहते हैं। ओके, तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज इस साल क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स कम हो गए, खत्म हो गए, लगभग स्टेट्स ऑफ मैटर उड़ा दिया, सॉलिड स्टेट्स उड़ा दिया, सरफेस केमिस्ट्री उड़ा दिया। तो उनका दामोदार किस पे आ गया, थर्मो जैसे चैप्टर पे। तो थर्मो को देखो, रीनीत और नीट दोनों पेपर में 3-3 क्वेश्चन आए। 2 बार पेपर हुआ था, एक बार 1563 स्टूडेंट्स का और एक बार आप सबका। ओके, तो दोनों में थर्मो के 3-3 क्वेश्चन आए। थर्मो से बच्चों थ्योरी भी काफी ज्यादा आती है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, पर इससे आप केवल न्यूमेरिकल्स लगा के जा रहे हो तो आपका बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। आपको इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी होती है क्योंकि थ्योरी का वेटेज अभी आपको दिखाऊंगा ज्यादा रहता है। टॉपिक्स कौन से इससे ज्यादा आते हैं अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेक्चर में जब भी आप जहां भी पढ़ते हो तो खूब सारी डेफिनेशन लिखाई जाती है। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। तो उनसे आपको कभी कभी एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ स्टेट फंक्शन। प्रोसेस दे दी, मैच द फॉलोइंग आ गई कि आइसोबारिक क्या होती है, आइसोथर्मल क्या होती है, एडियाबैटिक क्या होती है। ये छोटी क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो जो फर्स्ट लेक्चर आपका थर्मो का कोई भी अगर आप टीचर पढ़ाता है तो आपको लगता है बड़ा आसान पढ़ा रहे हैं, पर उससे क्वेश्चन आता है। फिर आइसोथर्मल वर्क डन का न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, एडियाबैटिक से भले ही ना आए पर आइसोथर्मल वाला न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो ये आपने देखा होगा। फिर डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा यू के ना कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन पे जैसे डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, इसका न्यूमेरिकल बहुत देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल और स्पॉन्टिनिटी वाला क्वेश्चन। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सीधा सीधा क्वेश्चन, Q दे रखा है, W दे रखा है, इंटरनल एनर्जी बताओ कितनी है, Q W 0 है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन। और फाइनली एंट्रोपी, खूब सारी प्रोसेस आपको दे देंगे और पूछेंगे कि भाई एंट्रोपी चेंज क्या है, या एक एंट्रोपी का बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, पढ़ना पूरा चैप्टर है। 12 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, 4-4 नंबर से आपका गवर्नमेंट कॉलेज छूट जाता है और आपकी फीस 1 लाख से 14 लाख ट्यूशन फी हो जाती है। जिसकी रैंक 28,000 है, ऑल इंडिया कोटा से उसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा अगर वो जनरल कैंडिडेट का है। 28,000 में क्या ऑप्शन है उसके पास, कर्नाटका के कॉलेज, केरला के कॉलेज। 1 लाख केरला में होती है 8 लाख ट्यूशन फीस और कर्नाटका में 12 लाख। तो देखो कितना अंतर आ गया। तो एक एक क्वेश्चन आपका फीस को 14 गुना बढ़ा सकता है। तो अगर आप चाहते हो ऐसी गलतियां आप 2025 में ना करो तो हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस दो, हर वो चीज पढ़ो। और एनसीईआरटी बच्चों आज मैं आपको दिखा दूंगा कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है ना, हम सोचते हैं एनसीईआरटी केवल इनऑर्गेनिक के लिए अच्छी है, नहीं बच्चा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी इनऑर्गेनिक को हमें उतना ही डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूं, रीनीत में आया था कि विच ऑफ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन एक्सपेंशन एंड हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइसोथर्मली। आइसोथर्मल का मतलब आपको पता है, टेम्परेचर चेंज 0 हो गया। आइसो जब भी आता है ना, कोई चीज सेम हो रही है, तो टेम्परेचर सेम रह रहा है मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज 0 हो गया। वैक्यूम, एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया। तो अगर कोई चीज वैक्यूम में एक्सपेंड करती है तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, और जब भी एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है तो वर्क डन 0 होता है। सबसे पहली चीज क्लियर होगी कि जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क डन 0 होगा। अच्छा, हमसे कहा जा रहा है आइसोथर्मल। अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर तो आप पढ़ोगे नहीं, पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता है गैस की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है,
इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगी अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू भी जीरो होता है। अब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, अगर Q बराबर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू होता है और दो चीजें जीरो हैं तो ऑब्वियसली तीसरी भी जीरो हो जाएगी। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपका तीनों हीट, इंटरनल एनर्जी चेंज और वर्क डन जीरो होता है। अब ये एनसीईआरटी में कहा है, ये रहा आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। आप देख सकते हो एनसीईआरटी क्लिपिंग है, उन्हीं का ऐसा फॉन्ट होता है, ये एनसीईआरटी एक्ट टू नॉट बी पब्लिश लिखा हुआ है। फॉर आइसोथर्मल temperature constant, expansion of an ideal gas into vacuum, work is zero since external pressure is zero. Also Joule determined experimentally that Q would be zero, therefore delta U would also be zero. तो ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई। एक 4 नंबर का रीनीत का थ्योरी वाला क्वेश्चन कहां से आया है, एनसीईआरटी के एग्जैक्ट पैराग्राफ से। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं, सॉल्व करने मत लग जाना। W बराबर -2.303 nRT लगाकर, वो फॉर्मूला जो होता है इस थर्मल का। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ये भी एनसीईआरटी से है? पहला तो सवाल ये, तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्या ये भी एनसीईआरटी से? यस यो नो लिखना, और अगर सही हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि सर हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी है और हमने ये देखा है। तो फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन QP इज नेगेटिव, डेल्टा HR इज पॉजिटिव, डेल्टा HR इज नेगेटिव, QP इज पॉजिटिव। आसान सा क्वेश्चन है, बस QP बच्चों को कंफ्यूज कर रही होगी। तो QP का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट। ये इस तरह से लिख देते तो थोड़ा और अच्छा रहता, कांस्टेंट प्रेशर हीट ही डेल्टा H होती है, और एंडोथर्मिक की डेल्टा H पॉजिटिव होती है तो QP भी पॉजिटिव होगी। तो हमारा आंसर है दोनों पॉजिटिव है, H भी पॉजिटिव, तो P और D होना चाहिए, यानी आंसर ऑप्शन नंबर 1 में हो गया। और जो मैंने सवाल पूछा था क्या ये एनसीईआरटी से, हाँ ये एनसीईआरटी से। ये रहा एनसीईआरटी का डेल्टा H मेजरमेंट का पैराग्राफ। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब्ड, QP इज पॉजिटिव एंड HR विल बी पॉजिटिव। QP भी लिखा है उन्होंने और डेल्टा RH भी लिखा है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की क्लिपिंग में इसलिए आपको दिखाता जा रहा हूं। प्लस अभी तक 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी आते आए हैं फिजिकल से। तो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का अप्रोच ये होता है, बहुत बेसिक सी बात याद रखना बच्चों, जब भी आप थर्मो पढ़ो आप थ्योरी को पहले खूब सारा अच्छे से पढ़ो। आप ये मत सोचो कि आपने जरा सा एंथैल्पी पढ़ा 15 न्यूमेरिकल कर ली, जरा सा एंट्रोपी पढ़ा 15 आपने एंट्रोपी के क्वेश्चन करे। नहीं, आप डिटेल में एक अच्छी सी बुक प्रेफर करो, उससे थ्योरी पढ़ो और फिर क्वेश्चन कर। थर्मो में थ्योरी पे आप पहले ज्यादा एफर्ट डालो और फिर क्वेश्चंस पे आना। आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि थर्मो एक दूसरी चीज पे डिपेंड करता है। तो आप एक बार पूरा अच्छे से थ्योरी पढ़ना और फिर न्यूमेरिकल करोगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग होगे तभी आप यहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप कर पाओगे। और न्यूमेरिकल बहुत आसान आता है, मेन क्वेश्चन ही थ्योरी बेस्ड आता है जो टफ होता है। न्यूमेरिकल सीधा फॉर्मूला बेस्ड होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो एंथैल्पी चेंज 15 किलो जूल है, आपसे इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा जाए। आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था क्लास की शुरुआत में मैंने एक फॉर्मूला बोला था, अगर आपको याद हो तो पॉज करके खुद सॉल्व करना। वो फॉर्मूला अगर आपने सुना हो, क्लास की शुरुआत में ही बताया था मैंने, पॉज करके खुद करना है ना। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, से बार बार क्वेश्चन आ ही जाता है। अब आपको डेल्टा H किलो जूल दे रखा है, आंसर जूल में है, तो उसे जरा जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर ऑप्शन हमारे जूल में है तो जूल में रख लेते हैं, तो डेल्टा H हमारा 15,000 हो गया। अब डेल्टा Ng कैसे निकालें? तो डेल्टा Ng होता है सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स, एक सेकेंड, सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट में 2 गैस के मोल हैं, रिएक्टेंट में 4 हैं, तो डेल्टा Ng -2 आ गया। टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, गलती से अगर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा और 27 रख दोगे तो बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखें। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, आप यहाँ पे 15,000 रख दो डेल्टा H की जगह फॉर्मूले में। ठीक है ना, यूजिंग इक्वेशन 1, R कैलोरी में
आर हमें जूल में रखना पड़ेगा क्योंकि आंसर जूल में चाहिए, तो आर होता है 8.314, ठीक है ना, जूल्स में, ठीक है ना। आर आपने यहां रख दिया। अब 15,000 बराबर डेल्टा यू प्लस -2 आर 8.314, टेम्परेचर 300, ठीक है। तो जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर डेल्टा यू का आ जाएगा 19,000 कुछ, ठीक है। तो 19,000 ऑप्शन में है। क्या है, एक सेकंड ये अटक रहा है, ये ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर अगर हम चेक करें 19,000, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी पर इतनी ज्यादा नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 19,988 आ जाए, ठीक है ना। आप कर लेना, 300 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। 2 को 600 हो गया, 600 इंटू 8.314 करना है, तो 6 ही है, 0 तो आप अलग से कर सकते हो ना। तो 15,000 से बड़ा ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी 200 नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। और ये है आपका कितना कितना किलो जूल है। आपका आंसर एंथैल्पी से ज्यादा है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आपका आंसर 15,000 से ज्यादा आना चाहिए। और एक ही ऑप्शन में 15,000 से ज्यादा वैल्यू दे रखी है। छोटा सा मैथ है कि भाई 15,000 में मैं कोई पॉजिटिव चीज जोड़ूंगा तो आंसर 15,000 से बड़ा आना चाहिए, मत करो उसे मल्टीप्लाई, सीधा 19,000 को टिक कर दो। ये अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपको क्लियर है, कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। समय बचाना है, नीट के पेपर में आपको 92% स्कोर करना है, लगभग 92% यानी 660 नंबर लगभग चाहिए, 92 93%। और उसके लिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे लगभग, ठीक है। आप छोड़ नहीं सकते, और इसलिए आपको हर क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतना करना है। अगर उसमें डायरेक्टली आंसर आ रहा है तो फिर सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कैलकुलेशन से बच सकते हो तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन पर इतनी कमांड अप नहीं रही है, आप रेगुलरली मैथ में यूज नहीं कर रहे। तो शायद 8.314 इंटू 300 करने में गड़बड़ कर दो। सीधा आंसर पता है 15,000 से बड़ा आना है, तो 17 हो चाहे 18 हो, आंसर तो 15 से बड़ा ही है ना। और ये तीनों ऑप्शन में आप देख पा रहे हो, ये भी 15,000 से छोटा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसे टिक मार रहे, कोई जरूरत नहीं पूरा कैलकुलेट करने की। अब ये क्वेश्चन बच्चों वंस अगेन थ्योरी बेस्ड है, और एंट्रोपी का देखो मैंने प्रोसेस वाली बात आपको बताई, उससे आया। अब क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से? सवाल ये है, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी है तो क्या ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है? हाँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहाँ है इसी के जैसा एग्जांपल एनसीईआरटी के, ये रहा। सिमिलैरिटी, अब ये तो नहीं है वर्ड टू वर्ड पूरा छाप दिया, पर 2-3 एग्जांपल इसी के हैं और बाकी इन्होंने रिवर्स कर दिया। मतलब इन्होंने लिख रखा है अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, तो इन्होंने दे रखा है लिक्विड एवोपरेट्स थ्रू वेपर। ये रिएक्शन सेम है, और चौथी वाली रिएक्शन वाली प्रोसेस भी सेम ही है, सेम कंसेप्ट लगेगा। तो जरा मैं समझाता हूँ कैसे करना है इसे। सबसे पहले लिक्विड एवोपरेट्स टू वेपर कह रहे हैं, तो अगर कोई लिक्विड, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी ये लिख दे रहा, मैं ये आप खुद करना। अगर लिक्विड, आपको पता है सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस की, फिर लिक्विड्स की, और सबसे कम एंट्रोपी होती है सॉलिड्स की, ठीक है। तो अगर कोई चीज लिक्विड से गैस बन रही है तो वहां एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो ए हमारा फॉर ए डेल्टा एस 0 होगा, ओ सॉरी 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 टू 0, अगर आप किसी का टेम्परेचर कम कर रहे हो ना, तो आप उसकी एनर्जी कम कर रहे हो। और जब एनर्जी या फिर मोशन कम हो रहा है किसी का, तो फिर उसका मूवमेंट कम हो गया, रैंडमनेस कम हो गई। रैंडमनेस को ऐसे समझो, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ एंट्रोपी का। मान लो छोटे से बच्चे होते हैं ना शादी में, अब शुरुआत में तो उनमें बहुत एनर्जी होती है, इधर से उधर भाग रहे होते, खूब इधर उधर भाग रहे होते, धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो वो एक जगह टिक के बैठ जाते हैं, और सुबह सुबह फेरे के टाइम पे या विदाई के टाइम पे वो सोफे पे सो रहे होते। तो एंट्रोपी उनकी डिक्रीज कर गई, रैंडमनेस उनकी डिक्रीज कर गई। तो अगर आप किसी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो एंट्रोपी आपकी डिक्रीज कर दी, ठीक है। तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा फॉर अ सॉलिड हुज टेम्परेचर इज लोअर्ड। फिर तीसरी रिएक्शन है, रिएक्शन में गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, आप देखो 2 गैस के मोल्स आ रहे हैं, इधर सॉलिड गैस के मोल 0 थे, प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स ज्यादा हैं। तो अगर गैस के मोल्स इंक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ए और सी तो करेक्ट है। और दूसरे में वंस अगेन आप कहोगे इधर Cl2 है, इधर 2 क्लोरीन के एटम है, पर दोनों गैसियस स्टेट में है। और मोल्स की अगर हम बात करें तो गैस के मोल्स इंक्रीज कर रहे, गैसियस मोल्स इंक्रीज कर रहे।
डेल्टा Ng इस रिएक्शन का 1 है। तो अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव होता है तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव होती है। तो डेल्टा S लास्ट ऑप्शन में भी पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ACD। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ACD आपका आंसर होगा। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में Cl2 की जगह H2 था, ये रिएक्शन सेम थी, टेम्परेचर उन्होंने बढ़ाया है और लिक्विड सॉलिड की जगह, वेपर की जगह सॉलिड में क्रिस्टलाइन। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्मूला बेस्ड आइसोथर्मल का क्वेश्चन। एडियाबैटिक से ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं? आइसोथर्मल के। पर इसका यह मतलब नहीं उसे मत पढ़ो, आइसोथर्मल से ज्यादा आता है तो उसको ज्यादा करो, पर एडियाबैटिक भी पढ़ के जा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल में, अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, W बराबर nRT log, अब log ले रहे हो तो 2.303 रखना पड़ता है, ठीक है ना, 2.303 nRT log P2 ओवर P1। ठीक है, P2 ओवर P1। अच्छा, एक्सपेंशन दे रखा है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, सीधा आंसर मिल गया, कोई जरूरत ही नहीं सॉल्व करने की। अगर आपसे कहा जा रहा है एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ठीक है, अगर गैस का एक्सपेंशन हो तो आप बिल्कुल मेहनत मत करो, एक ही ऑप्शन नेगेटिव है तो क्यों ना सीधा हम बिना कैलकुलेट करे इसे मार्क कर दे, ये तो ऑब्वियसली आंसर ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसे पता है, थ्योरी जिसकी अच्छी है, वो समय बर्बाद नहीं करता। अब ये स्टूडेंट इतनी देर में, जितनी देर में आप पूरा सॉल्व करोगे, ln 10/20 मल्टीप्लाई करोगे, वो एक और एक दो क्वेश्चन और कर चुका होगा इनऑर्गेनिक के। 8 नंबर आपसे आगे चला गया, 8 नंबर आपसे आगे गवर्नमेंट सीट में वो जा चुका है। आपको राउंड 4 का वेट करना है, उसे राउंड 2 में कॉलेज मिल गया। तो ऐसी गलतियां मत करो जब तीन ऑप्शन, वर्क डन, एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब भी गैस एक्सपेंड करती है रिवर्सिबल आइसोथर्मली, वो खुद काम कर रही है और खुद काम करेगी तो उसे दुख होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो मेहनत नहीं करनी। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जो सॉल्व करता है वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, पर वो पेपर के हिसाब से उसका अप्रोच अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इज अ मेरिट स्टूडेंट, बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, पर कहीं ना कहीं ये अप्रोच एग्जाम के लिए गलत है, ठीक है। तो यहाँ सीधा आंसर आप मारोगे 413.4, ऑप्शन नंबर बी है। मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मेरा तो पेपर नहीं है। तो W बराबर 2.303, एन आपके एक दे रखा है, आर कैलोरी में रखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, अब 25 मत रख देना, 298 रखना है, मल्टीप्लाई करना अच्छा लगेगा। लॉग P2 कितना दे रखा है 10, P1 20। यहां से भी देख लो, लॉग के अंदर अगर एक से छोटा ना वैल्यू होती है तो भी नेगेटिव आएगा। अगर वहां नहीं समझ पाए तो यहां समझ लेना, वर्क डन आपका नेगेटिव आना चाहिए और वो एक ही ऑप्शन में है, तो आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हो अगर आप कंफर्म करना चाहते हो, पर मैं आपको कहूंगा वो एक स्पॉन्टेनियस अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आंसर नंबर 2 आ गया, मेहनत बचाई। क्वेश्चन नंबर 6, वही पहला लेक्चर जो होता है जब डेफिनेशन सारी बताई जाती है, तो इसमें भी एक स्टूडेंट है जो 5 सेकंड में क्वेश्चन कर देगा, चारों चेक करे बिना। आप ऑप्शन ए से चेक करो, किस्मत अच्छी होगी तो आपको इस तरह से लिखा होगा, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराई जाती है, ऐसा केवल लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो बाकी फिर अपने आप मिल गए। आइसोथर्मल, थर्मल यानी हीट, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोकोरिक सीवी, सीवी से याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम, पी का थर्ड, आइसोबारिक, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो आपको पहला ही अगर पता लग गया तो सीधा आप आंसर 4 कर सकते हो, पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं लिख देता हूं, आइसोथर्मल, आइसो मतलब कुछ सेम है, क्या सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होता है, टेम्परेचर में चेंज 0। आइसोकोरिक, सीवी से याद रखना, सीवी बनाते हैं ना, तो डेल्टा वी 0। आइसोबारिक में बार प्रेशर का यूनिट होता है, डेल्टा पी 0, और एडियाबैटिक में क्यू 0। तो वंस अगेन अप्रोच के ऊपर होता है बच्चों, हर किसी को पेपर पूरा ही आता है, पर आप कितनी देर में कर पा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। एक बच्चा 3 घंटे में 720 का कर ले रहा है, और वही अगर मैं आपको घर पे आके पेपर दूं तो आप भी 4.5 घंटे में, 4 सवा 4 घंटे में पूरा कर दोगे, पर है नहीं ना उतना टाइम हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो कि इतने अच्छे 3 क्वेश्चन है एक तो थर्मो के, टाइम अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इस तरह के ऑप्शंस ढूंढो, और ये आपके तभी डेवलप होंगे जब आपकी थोड़ी सी मैथ अच्छी होगी। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी नहीं,
नेगेटिव कंसेप्ट, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट है, आपको पता है कि भाई लॉग में अगर एक से छोटा नंबर है तो बाहर नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे में आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि 8.314 इंटू 298 या 2.303 इंटू 298 करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स की बात करें तो बेस्ट बुक बच्चों आप देख चुके हो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर कर लेना। फिर थ्योरी अगर आप अच्छे से थर्मो की पढ़ना चाह रहे हो तो केएल शुक से पढ़ना, आईसीएसई की बुक होती है 11th की, बहुत अच्छा थर्मो उसमें पढ़ाए रखा है, ना ज्यादा पढ़ाए, आपके लेवल का ही है सारी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एनसीईआरटी में जरा जरा सा दे रखा होता है, छोटा छोटा दे रखा होता है, समझना मुश्किल होता है, तो आप थ्योरी इससे अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू करो, आप इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जीआरबी पब्लिकेशन कर सकते हो। आरसी मुखर्जी लोग कहते हैं, बट मैं कहूंगा आप थ्योरी अगर आप अच्छे से कर रहे हो, थर्मो के पीवाईक्यू अपने सारे करे हैं, प्लस आप केएल जो नूतन में एग्जाम्पलर्स बहुत सारे दे रखे हैं, बैक क्वेश्चंस हो गए, उतना कर लेते तो इनफ रहता। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल करना, जेई मेंस लेवल की बुक्स को उठाना कोई फायदे वाली चीज तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा, और आएगा तो वो चॉइस वाला होगा, उसमें समय भी बर्बाद मत करना। ठीक है ना, आपको इस अप्रोच को ध्यान रखना है। तो अगर आपको यहाँ तक मेरे साथ पूरा सेशन देखा और फिजिकल केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बैच लूंगा, तो उसके 7 चैप्टर है, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं एक मान रहा हूँ। 3 मंथ्स में मैं फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कराऊंगा, 4 क्लासेस होंगी वीक में, चौथी क्लास जो होगी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, पीवाईक्यू का तो अलग लेक्चर होगा, चौथा लेक्चर होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आ सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से एग्जैक्ट स्टेटमेंट उठा के कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई बुक में क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, वो चौथी क्लास में डिस्कस होगा। टाइम 6 बजे रहेगा, ताकि आप कहीं पढ़ रहे हो केमिस्ट्री और वहाँ ऑर्गेनिक अच्छी चल रही है, इनऑर्गेनिक अच्छी चल रही है, फिजिकल में दिक्कत आ रही, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे मैंने क्लास रखी क्योंकि वहां संडे नहीं होगी, तो हम संडे को अप्रोच कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी विद 15 इयर्स पीवाईक्यू, सारे इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं न्यूमेरिकल उनकी प्रैक्टिस हर संडे, और 8,000 रुपए इसकी कॉस्ट होगी। क्यों कॉस्ट ज्यादा है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बहुत सारा बच्चे तो नहीं होगा, ये चैनल की काउंसलिंग वीडियोस तो बहुत ज्यादा चलती हैं, लेक्चर पर आप यहाँ तक आए हो, देखो पढ़े, अगर सही लगा तो लाइक तो जरूर करना, पर कहीं ना कहीं अभी पढ़ने वाले बच्चों का काउंट कम है, तो मुझे पता है इसमें 5 एनरोलमेंट भी हो जाए ना तो बहुत होगा। ठीक है ना, और फिर मेरे को उस हिसाब से कॉस्ट मिलने लगी है, मैं आप पे पूरा एफर्ट डालूंगा, काउंसलिंग में आपको हेल्प करता रहूंगा, जब आप मेरे बैच में हो तो मैं आपको बताते चलूंगा कि भाई कर्नाटका का फॉर्म आ गया, भर लो, इतने नंबर तो बिल्कुल सही रखो, इतना नहीं करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये सब चीजें मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर है ये व्हाट्सएप, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 4 दिन क्लासेस हैं, सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, तो आप आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम कोई आपको पर्सनल डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है ना, वेटिंग में नहीं जाएंगे, 15-20 बच्चे होते हैं ना तो एक आध का तो रह ही जाता है, तो उन सब चीजों से अगर आप बचना चाहते हो, अगर आपको भीड़ भाड़ चाहिए तो बहुत अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे, उनके बहुत सारे बच्चे आप आराम से पढ़ सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा कम एक्सक्लूसिव बैच चाहिए, 5 बच्चे 4 बच्चे या फिर मिनिमम 8 बच्चे तक का, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, और टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ जाना, वहां मैं रेगुलरली ये पीडीएफ्स, कौन सा लेक्चर है, नोटिफिकेशन कौन से कॉलेज की आ गई, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई नीट का कोई चेंज तो नहीं आया, कोई टॉपिक उन्होंने बदल दिया, कोई टॉपिक रिमूव हुआ है, कोई कॉलेज नया आ गया, ये सब बातें टेलीग्राम पे मैं बताता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है। बाकी इंस्टाग्राम तो आपने डीएक्टिवेट कर दी होगी, पर नहीं करी तो आप मानस मेडुजास केमिस्ट्री अड्डा को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर कहीं भी आपको थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता लगी और वो न्यूमेरिकल्स कैसे जल्दी कर सकते हैं, ये अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए और आपकी टाइमलाइन पे मैं दिखता रहूं उसके लिए सब्सक्राइब भी जरूर करना। ऑल द बेस्ट। नीट 2025 में आप मान के चलो आपको 660 प्लस नंबर चाहिए होंगे, तब आप श्योर हो जाओगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, टेंशन नहीं होगी फिर। ठीक है ना, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।